चलो देखो, अपन लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था कल, V अपॉन I की वैल्यू निकाली थी mL/NA/E² टाउ। इसको अपन एक कांस्टेंट बोल रहे थे क्योंकि ये सब कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये सब वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये सब वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि गिवन टेम्परेचर पर टाउ कांस्टेंट रहेगा। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, और जो कंडक्टर है उसकी लेंथ भी फिक्स रहेगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर उसकी कोई लेंथ वगैरह है, उसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा a। ठीक है, और E तो पता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, और जो भी ये टेम्परेचर तो फिक्स, तो इसलिए गिवन टेम्परेचर पर ये सब वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स होती है। गिवन कंडक्टर के लिए ये सब वैल्यूज फिक्स होती है, जिसे हम लोगों ने एक कांस्टेंट बोला है R। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर है, तो अपन कह सकते हैं इस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लग जाएगा, है ना। इसमें ऐसे ही होता है कि भाई जब प्रोपोर्शनल रहता है A इज प्रोपोर्शनल टू B, तो अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं ना हटाने के लिए। तो जब इस स्टेप पे जाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से इधर आते हैं तो इसको हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, तो अगर ये हटेगा कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। वही चीज़ है, तो इससे अपन कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कह सकते हैं। जितना ज़्यादा करंट होगा, मतलब जितना ज़्यादा, एक्चुअली में इसको ऐसा बोलते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली में लिखा ऐसा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है, बैटरी का अपन बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा, या करंट उतना ही अमाउंट में बढ़ेगा, है ना। जैसे एक 5 वोल्ट की बैटरी है, उससे कुछ करंट मिलेगा, मान लो 0.5 एम्पियर मिल रहा है। मान लो अपन ने 20 वोल्ट की बैटरी ले आई, तो अपन ने बैटरी मतलब V बढ़ाया, V ज़्यादा लगाएंगे तो करंट भी ज़्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा कह सकते हैं, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, करंट। तो यही है ना, यही ओम्स लॉ है ना, कि क्या बोलेंगे, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या लिखेंगे इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, किसकी, ओम्स लॉ की। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। एक निश्चित ताप पर या दिए हुए ताप पर किसी चालक में बहने वाली जो धारा होती है, करंट होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये क्या है, ओम्स लॉ। इसमें एक कंडीशन जरूर लगाना है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, या ऐसा बोलेंगे इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज। कई तरीके से बोला जा सकता है, ओए इधर ध्यान दे दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट, है ना, या इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज, या हाँ अनचेंज, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ कंडक्टर। यही ओम्स लॉ है। और इसमें जो R है, क्या बोलते हैं इसे, जब इस अब उल्टा अपन बोलते हैं, अपन लोग ने ऐसे याद किया है, ये नियम ऐसे याद किया है, फिर अपन इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, उल्टा अपन ये स्टेटमेंट लिखेंगे ये वाला, और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को लगा के कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, R को अपन क्या बोल देते हैं, R एक कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले ओम्स लॉ लिख लेते हैं, फिर R के बारे में अपन बात करते हैं डिटेल में। पहले अपन ओम्स लॉ लिख लेते हैं। हाँ, क्या कर रहा है अपन को, अपन तो जाएंगे ही नहीं ना पेपर देने फाइनल। हाँ, अरे कोई सा PLP ले लो, तुम पढ़ोगे नहीं घर में तो क्या कर लोगे, पढ़ना तो है नहीं। देखो ओम्स लॉ क्या है, एक साइंटिस्ट था, इसका जॉर्ज साइमन ओम है उसका पूरा नाम, है ना। इधर देखो, उन्होंने क्या किया, किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट मतलब धारा और पोटेंशियल डिफरेंस में एक संबंध स्थापित किया, रिलेशन एस्टेब्लिश किया, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उसका यही रिलेशन है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसने अलग अलग वोल्टेज पे करंट को मेजर किया कंडक्टर पर,
और उसने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, उन्होंने देखा कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है, तो सीधी साथ उसने बोल दिया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अपन बोल ही चुके हैं ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इस प्रोपोर्शनली साइन को हटा के कांस्टेंट लगा देंगे तो RI। ठीक है, जहां पे R क्या है, R क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कंडक्टर क्या बोलेंगे इसे, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। और ये देखो V और I पर निर्भर नहीं करता, ये भले इसमें लिखा हुआ है, अगर देखा जाएगा R की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ से इस फॉर्मूले से V बाई I, तो अपन ने देखा था R जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है। R का फार्मूला वो उतना बड़ा है, ML NA ये सब है ना। R देख भले इसमें रहा V अपॉन I, मतलब रेशो के फॉर्म में आ रहा भले, लेकिन जनरली V और I पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो एक बात है मेरी, ये ML वाला वो R का है कि V अपॉन I का है, मेरे को ये क्या ML, ये इसके से होगा या इससे होगा? वो एक्चुअली वो उसी पे डिपेंड करता है, ML पर, ML अपॉन वो फार्मूला R का है, वो मैथमेटिकली आ जा रहा है इधर पे, वो वाली वैल्यू V अपॉन I के बराबर है ना मैथमेटिकली। चलो ठीक है, ये लिख लो पहले, इंग्लिश में लिखो है? कौन सा स्क्वायर, लिखो ओम्स लॉ लिखो, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तुम लोग यहाँ से लिख लो रे, पूरा नहीं लिखो थ्योरी होगी, यहाँ से लिख लेना, ब्लैक वाला रेड वाला जो लिखा हुआ। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग in the conductor is directly proportional to current flowing in the conductor मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस applied at the end of conductor, provided that, ऐसा लिखना, provided that temperature of a conductor remain constant, provided that temperature of conductor remain unchanged, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। या तो अपन इसे शुरू में भी लिख सकते रहे, इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड देन करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे इसको बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, लेकिन ये कंडीशन लिखनी है, ये तभी एप्लीकेबल है। अनचेंज मतलब टेम्परेचर चेंज, अनचेंज का बदले ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। जो भी अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, जैसे वोल्टेज को चेंज कर रहे हो तुम, जैसे वोल्टेज से 5 से तुमने 10 वोल्ट कर दिया, ये अवॉइड करना है कमरे या जहाँ पे तुम टेम्परेचर कर रहे हो प्रैक्टिकल, वहाँ उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, वहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। एक्चुअली जैसे देख अपन जैसे कोई ठंड में प्रैक्टिकल कर रहे हैं और एक गर्मी में करेंगे ना, तो थोड़ा रिजल्ट में वेरिएशन आएगा, उसी प्रैक्टिकल सेम करेंगे अगर अपन, क्योंकि टेम्परेचर का अंतर हो जाता है, तो ये रहता है।
ये गलत लिखा क्या है गलत? अरे आप बोले ना वो पहले आएगा। अरे वो पहले भी लिख सकते, मैं ये बोल रहा हूँ इसको लिखना है, मतलब चाहे पहले चाहे कंडीशन जरूर लिखना है, नहीं तो तुम लिख दिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये इतना लिख के छोड़ के आ गए। ये करीब प्रॉपर्टी आप लिखवा रहे थे। हाँ वो अभी मैं लिखवा देता हूँ, वो इसी में लिखा जाएगा अभी। 2-3 प्रॉपर्टी। अरे वैसे रेजिस्टेंस की थी। हाँ अब ये लिखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये लिखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू RI। इसको लिखो वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, V इज इक्वल टू RI लिख ली। नीचे वाली लाइन से लिखो वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, it is called resistance, it is called resistance, where R is proportionality constant, called resistance, called या known as है ना, which is known as resistance. Its value depends, resistance बोलते हैं, resistance जो बोल रहा हूँ, ठीक है। Its value depends on length, comma करेंगे length, comma area of cross section, length, comma area of cross section, temperature and nature of the conductor. एक्चुअली वही फैक्टर जो कल मैंने समझाया था, तो 3-4 फैक्टर है ना वो। मटेरियल नहीं आएगा। नेचर का मतलब वही तो हो गया, मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर। लिख लिए रे, यहाँ तक लिख लिए। चालक ले अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और भौतिक वस्तु, हाँ ये मत लिखो अभी, ये लिख लिए क्या ये ना, ये लिख लिए, ये तुम लोग समझ गए। स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है। हाँ ओम्स लॉ अपन को आएगा, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, ये लिख देंगे भी, देखो सिलेबस में एक्चुअली में है, सिलेबस में तो है ओम्स लॉ, लेकिन पूछते नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं पूछते, क्योंकि ये 10th वगैरह में पूछ लेते हैं, मतलब आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पूछ लिया गया है, और ना पूछे तो इसमें भी आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th के हैं। लेकिन फार्मूला यूज होता है V इज इक्वल टू R, इसलिए पढ़ाना पड़ता है ना। देखो सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन इसकी लिमिटेशन देख लो एक बार थोड़ा, इसकी लिमिटेशंस भी है। देखो ओम्स लॉ की जो कंडीशन लिखी है ना, वही तो उसकी लिमिट है कि क्या कंडीशन है। पहली बात ये जो ओम्स लॉ है ना, वो किस पर एप्लीकेबल होता है, ये केवल कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। सोल्यूशन वगैरह में ओम्स लॉ वगैरह नहीं, सोल्यूशन में भी करंट की अपन बात करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे अपन जो सोल्यूशन करते हो या विलियन वगैरह की बात करते हो, वहाँ पे ओम्स लॉ वगैरह यूज नहीं करते, है ना। वहाँ पे दूसरे लॉ लगते हैं जो भी लगते होंगे, लेकिन ओम्स लॉ का यूज नहीं किया जाता उधर पे, ठीक है। वहाँ कंडक्टिविटी तुम लोग निकाले होगे ना, सोल्यूशन में निकालिएगा अभी, अब मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट में, वहाँ पे दूसरे लॉ यूज होते हैं, ये ओम्स लॉ नहीं लगता है। कंडक्टिविटी बात वहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, ओनली ओम्स लॉ जो है वो केवल कंडक्टर पे एप्लीकेबल होता है, सेमी कंडक्टर पे भी लागू नहीं होता वो, और इंसुलेटर पे तो लगेगा ही नहीं। तो क्या है ये, और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें ये है कि जो पहला अपना लिमिटेशन है, क्या लिखा था अपन ने कि कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये भी लिमिटेशन है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये भी इसकी एक लिमिट ही है, वो कंडीशन लगी हुई, क्योंकि बिना उस कंडीशन के वो एप्लीकेबल नहीं है, तो वो उसकी लिमिटेशन हो गई। तो पहला बताइए क्या है भैया, लिमिटेशन, तो लिखेंगे अपन लिमिटेशन, हाँ देखो मैं दिखा दूँगा, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है ना, हाँ देखता हूँ, बता देता हूँ। पहला देखो इसमें लिखेंगे इट इज, पहले लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर या ओनली फॉर कंडक्टर, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा
यह केवल, लिख लो तुम लोग हिंदी में, यह केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। पहला निमित्त, यह केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। लिमिटेशन दे, क्या लिख रहे हो तुम लोग को लिखना है, लिमिटेशन, ओम के नियम की सीमाएं। ये और ऊपर वाला क्या है? अरे वो सब छोड़ो ना, यही है, वो हिंदी में लिखो। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, पहली क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर लिख सकते हो, यह केवल चालकों के लिए सत्य है। धात्विक चालक लिखो या चालक लिखो। दूसरा, चालकों के लिए सत्य है। हाँ, धात्विक चालकों के लिए सत्य है। देखो, इट इज एप्लीकेबल व्हेन फिजिकल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर। फिजिकल कंडीशन क्या क्या होती है बताओ? फिजिकल कंडीशन में मतलब इसमें आ जाता है टेम्परेचर जाता है, लेंथ आ जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, ब्रैकेट में आएगा, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन अनचेंज। रिमेन अनचेंज, है ना? इसमें लिख लो दूसरा पॉइंट, यह है तभी, ये लिखा है देखो, ये दूसरा पॉइंट लिखा है, चालक में विकृति ना हो। विकृति मतलब वही है, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती, मतलब चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या लिख दिया, आदि में परिवर्तन ना हो, तभी इसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें लिख लो, नहीं समझ में आ रहा। यह है, दूसरा लिख लो, यह नियम तभी, क्या बोलेंगे भैया एप्लीकेबल कब लिख रहे हैं हिंदी में? ये लिख लो तुम लोग, ऐसा नहीं लिखो, यह नियम, इसमें लिख लो, ये नियम ना लिखो ऐसा, ये लिखो, इसमें ये लिखो, चालक की भौतिक अवस्था, काटो उसको, यह नियम बस लिख। काट दो पूरा। चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था, ब्रैकेट में लिख लो, ताप, चालक की भौतिक अवस्था, ब्रैकेट में लिख लो, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना? अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। या अपन ऐसे भी लिख सकते रहे, चालक की लंबाई, ताप और अनुप्रस्थ क्षेत्र में परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते हो अपनी भाषा में। ठीक है, इसको ध्यान रखो। क्या लिखना था? क्या तो देखो, अपन ने ये पढ़ लिया, इसमें जो R है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो R था, R को अपन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपन लोग, है? और अपन ने कल पढ़ा भी था
तो इस फार्मूले में जो R है उसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। V बराबर IR या RI में R जो है रेजिस्टेंस, इधर ध्यान दो। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो अपन लोग अब रेजिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इसे हिंदी में अपन बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इधर देखो, रेजिस्टेंस बोलो या प्रतिरोध बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब अपन देखो एक्चुअली अब रेजिस्टेंस को ही पढ़ेंगे एक दो दिन। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल क्या होता है, अब अपन यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले रेजिस्टेंस को समझ लें। तो रेजिस्टेंस को नाम ही से पता चल रहा है, रेजिस्टेंस मतलब एक प्रकार से रुकावट ही होती है? अरे बात, अभी देखो जो पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान दो, वो यहाँ इसका पार्ट नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टेंस, तो अपन को पता ही है, इसका नाम ही है प्रतिरोध, मतलब एक प्रकार से होता है रुकावट। मतलब ये क्या हो गई, कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अपन बात कर चुके हैं, अभी लिख भी लेंगे उन फैक्टर्स को। तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस, मतलब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और ये क्या करती है एक्चुअली में, ये करंट के फ्लो को अपोज करती है। सीधी सी बात है, किसी कंडक्टर जब करंट फ्लो होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होगी, है ना, क्योंकि कंडक्टर खाली नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स है, जब वो जाएंगे तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो टकराएंगे और जिस कंडक्टर के है उसकी दीवारों से भी टकराएंगे, मतलब कुल मिला के वहाँ पे कोलिजन होता है। उसी फ्रिक्शन को अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, नॉर्मल वाला फ्रिक्शन नहीं है। अपन जो नॉर्मल पढ़ते हैं उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, ये इस वाले फ्रिक्शन को अपन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। मतलब जो करंट के फ्लो में जो रुकावट हो रहा है या रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन या कंडक्टर, एक्चुअली ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो कंडक्टर अपने में से करंट के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न करता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उसी रुकावट को अपन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट या थ्रू हिमसेल्फ या इटसेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है, एक बार लिख लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं अपन लोग? ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ ओम्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, अपन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड लिख सकते हैं या प्रोवाइड बाय, ऑफर्ड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट through it या itself, in the flow of current through itself is called resistance या resistance। और अपन को पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो रिप्रेजेंटेड बाय आर और स्मॉल आर। अभी आगे अपन स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो तो सिंबल है। इट इज रिप्रेजेंट आर और स्मॉल आर। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है ओम, साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है यूनिट कैसे आई है? एक तो यहां से आएगी V बराबर IR से R की वैल्यू क्या आएगी? V बाई आई। इसकी यूनिट लिखी जाती है वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम, उसे अपन क्या बोल देंगे? इसकी यूनिट रहेगी वोल्ट पर एम्पियर। अगर वोल्ट वो नहीं दी रहेगी, ओम नहीं दी रहेगी, तो फिर क्या दी रहेगी? वोल्ट पर एम्पियर। इसे ओम को ऐसा भी लिखते हैं सिंबल यूनिट में। ये वाले ओम का, यूनिट वाले ओम का सिंबल क्या रहेगा? ये वाला, इसको ओमेगा बोलते हैं एक्चुअली में, लेकिन इसको ओम ही पढ़ेंगे अपन। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट ना, ऑफर्ड बाय, जो कंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर कर रहा है किसको? करंट को, वो रेजिस्टेंस। हाँ, आवारा गर्द हो तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को अपन 1 ओम बोल सकते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को अपन 1 ओम बोल सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा किसकी हो गई? रेजिस्टेंस की। लिखो परिभाषा, लिखो प्रतिरोध की। चालक द्वारा
चालक द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को, चालक द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, छोटा r या बड़ा R श्रद्धा अनुसार, लेकिन अपन जनरली अभी बड़ा R का यूज करेंगे। इसकी यूनिट ये लिखी है वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर लिख लिया ये। ये लिख लो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अरे 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, क्योंकि यहां से आया ना। देखो इसकी अगर अपन यूनिट 1 वोल्ट लेंगे, इसकी वैल्यू अगर 1 एम्पियर लेंगे तो रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। नहीं पूछते नहीं, अरे इससे अगर एक कंडक्टर में इधर समझ ले, अगर एक कंडक्टर में अपन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम कहलाएगा। कंडीशन है, फार्मूले से देख के बता सकते डेफिनेशन। अगर 1 होगा तो ये भी 1 होगा, और क्या, ये 1 है तो ये दोनों का मतलब 1 होना चाहिए है। अरे वो वाला ओमेगा अलग होता है, सिंबल है, ये वाला ओमेगा अलग है और ये वाला ओमेगा, इसको भी ओमेगा ही बोलते हैं, ये ऐसा मतलब। तुम तो इसे ओम पढ़ेंगे, ठीक है, सीधी सी बात खत्म। जैसे अब इसे भाई अपन F लिखते हैं, अब इसका मतलब तुम जो जानते हो क्या लिखा है, हाँ तुम वो फोर्स बोल दिया, मैं तो बोलता हूँ F लिखा है, तो अब मतलब समझ है ना कि इसका F के लिए यूज़ किया, फोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो वही चीज़ अंडरस्टूड है। अब इसको अपन यूज़ कर लेंगे भाई, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, पर है तो वो ओमेगा का साइन। हाँ चलो देखो अब लिखो फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ये कल भी लिखवाना था। अब लिखो हेडिंग फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कल अपन पढ़े थे ना, ये जो लिखा था फार्मूला, उसमें 4 फैक्टर थे ना, कौन कौन से फैक्टर थे, फिर से लिख देता हूँ। R बराबर क्या था, ml NaE² टाउ। ये फार्मूला याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक मैंने बताए थे, कल भी लिखवाए थे। पहला देखो, पहला लिखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अगर लिखना चाहे तो, मतलब ऐसा बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दिख रहा है ना, हाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख लो फटाक से, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एक ही बात, रेसिस्टेंस आप बोलते हैं, रेसिस्टेंस लिख लिए। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लिखो दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
हाँ। दूसरी लैंग्वेज में अपन ये भी बोल सकते रहे कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगर अपन वो ना लिखेंगे स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर है, ये वाला नहीं तो उसका मीनिंग यही है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। मतलब लंबा वायर है और एक छोटा वायर, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? छोटे वाले, सॉरी लंबे वाले का। अगर सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल है, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो जो वायर लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? देखो, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो जरा क्षेत्रफल, तो इसमें क्या लिखेंगे? उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उल्टा है ना, नीचे है ना इस बार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है इस बार। क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, कहाँ समझते हो तुम लोग, थोड़ा समझा करो ना, खुद से भी लिखवाओ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दैट इज करके ये लिख ले रहा। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ये। इसका मतलब क्या है? इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, एक मोटे वायर का रेजिस्टेंस पतले वायर की तुलना में क्या होता है? कम। पतले वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा, पतला रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अगर लेंथ सेम ले तब, मटेरियल सेम ले, लेंथ सेम ले तब, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख के अपन बात कर रहे हैं तब। जब अपन किसी एक चीज़ की बात करें तो बाकी सब चीज़ों को अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो मैं एरिया और टेम्परेचर क्या मान के चलूंगा? कांस्टेंट। सब चीज़ एक साथ वेरी करेंगे तो फिर तो फार्मूले में रख के निकालना पड़ेगा ना वैल्यू। हाँ भाई, अगला क्या था बताया था, बताओ। टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। ताप, ताप पर कैसे डिपेंड करता है? अपन बोल सकते हैं इसमें सिंपली अपन ये बोल देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। कल बताया था मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका रीजन क्या है? अगर रीजन पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, तो अपन बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वो कौन सा वो टाउ था, टाउ को क्या बोलते हैं अपन? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजेस, या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और वो सब नहीं लिखना, वो जो इलेक्ट्रॉन, या तो तुम डायरेक्ट लिख दो, अगर इतना ज्यादा नहीं करना है तो लिख देना ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, खत्म। इतना लिख लोगे ना, लिख दो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ताप बढ़ाने पर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, बस खत्म। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये कई बार स्टेटमेंट पूछ लेते हैं ना, ये नीट वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है कि रीजन पूछ ले, क्या एक्चुअल रीजन क्या है, तो एक्चुअल अपन को ये बताना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, या साइड में लिख लेना, एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन मतलब लोकल एग्जाम में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? ताऊ घट जाता है, ताऊ जी घट जाते हैं, और ताऊ के घटने से क्या बढ़ जाएगा? आर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, नीचे है टाउ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटता है, टाउ इसलिए बोल सकते हैं अपन, ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? अरे हाँ कि ना? क्या इसको टाउ समझा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम बताया था। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो कोलिजन बीच का समय, है ना। पहले मान लो कोलिजन मान लो 2 सेकंड में हो रही थी या 1 सेकंड में हो रही थी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगी, तो वो टाइम जो 1 सेकंड था वो हो जाएगा, हो सकता है 0.01 सेकंड हो जाए। तो पहले अगर 1 सेकंड में 4 टक्कर हो रही थी, तो अब वही उतने ही समय में कितने हो जाएंगी? 10-20 टक्कर हो जाएंगी। मतलब जितना ज़्यादा कोलिजन होगा
उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज़ था टेम्परेचर बढ़ाने से। अगला क्या था इसमें, जो n था वो किस पे डिपेंड करता है। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, या मटेरियल लिख सकते हैं, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ, ये n है, ये n है, n का मीनिंग यहाँ पे यही है ना। चालक या पदार्थ की प्रकृति पर लिख लो, मतलब वो पदार्थ की प्रकृति, हाँ चालक ऐसे लिख लो, चालक के पदार्थ की प्रकृति, वो चालक किस पदार्थ का बना हुआ है। देखो मेटल भी या कंडक्टर भी कई प्रकार के, एल्यूमिनियम है, कॉपर है कि नहीं। चांदी भी कंडक्टर में ही आता है, सोना भी कंडक्टर में ही आता है। तो देखो अपन को पता है कॉपर जैसे एक एल्यूमिनियम है, अपन एल्यूमिनियम की वायर भी यूज़ करते हैं, जो पोल पे जो लगे हुए हैं एल्यूमिनियम की वायर लगे हुए हैं। और घर में अपन क्या है एल्यूमिनियम की यूज़ नहीं करते, किसकी यूज़ करते हैं, कॉपर की यूज़ करते ना, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। कॉपर का अगर एल्यूमिनियम घर में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, और मोटा वायर भी रहेगा, हार्ड भी रहता है, वो मुड़ेगा भी नहीं जल्दी। तो कुछ सुविधाओं के हिसाब से और कुछ पैसे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर तो सोना और चांदी है, लेकिन तुम लगा नहीं पाओगे, अंबानी तो हो नहीं, टेम्परेचर भी वो झेल नहीं पाएगा, गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा। नहीं समझा है, इतना तो नहीं रहता होगा टेम्परेचर बहुत, अरे वो पिघल जाते हैं। सोना चांदी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाते, इसलिए अपन कॉपर, समझे। सबसे अच्छे कंडक्टर तो यही है, सोना चांदी, लेकिन घर में सोना चांदी लगा नहीं सकते, चांदी भी नहीं लगा पाओगे तुम, सोना तो दूर की बात है। इसलिए अपन लोग उनको यूज़ नहीं करते। पैसा भी देखा जाता है, ऐसे नहीं कि हर जगह पे वो देखा, तो पैसे भी देखना है, वो महंगा मटेरियल है ना। यहाँ तो अपन 10 मीटर 20 मीटर खरीद लाते हैं, वो तो तुम 1 ग्राम भी ना खरीद पाओगे सोना चांदी, ठीक है। अंबानी भी नहीं लगाता होगा अपने घर में चांदी के वायर, सुन रहे हो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, बस इतना ही लिखना है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली में, नहीं समझे। जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो आर क्या रहेगा। अरे देखो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें ज़्यादा होंगे तो आर उसके लिए कम हो जाएगा ना। तो अगर जैसे कॉपर का अपन बोल रहे हैं कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अरे कहाँ चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, ओए समझ लो ये लास्ट पॉइंट, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n, ठीक है। इसका मतलब अगर कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है, अगर सॉरी कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। ऐसे लिख लो बस तुम लोग, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस बिकॉज different material have different resistance because they have different number of free electrons, ठीक है। because they have different number of free electrons, free electrons, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं अपन बोलते हैं वो ज्यादा कंडक्टर होगा, है ना। क्या लिखोगे इसमें, देखो विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध, विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध, विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अलग अलग होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, मुक्त इलेक्ट्रॉन